कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है सोनिया रावत जी का कि क्या लर्निंग आउटकम में लिखा गया सेंटेंस करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ प्री नॉलेज। कि उसमें लिखा हुआ था एक सेंटेंस कि बच्चा समय देखना जानता है या घड़ी के बारे में जानता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात है कि हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है सोनिया मैम, क्योंकि लर्निंग आउटकम का मतलब है कि बच्चा प्रीवियस स्तर पर, अपने पूर्व के स्तर पर कितना सीख चुका है ना। तो लर्निंग आउटकम उसका वो पिछले स्तर का परिणाम होता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे बात कर रहे थे सर कि हम सबको किस प्रकार से अपने आइटम्स को फॉर्म करना चाहिए, तो आइटम्स को लेकर के आप सबकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लगभग क्लियर हो गई होगी कि आइटम मतलब द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, कि आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि आप क्वेश्चन को फॉर्मेट करने से पहले, जैसे कल भी हमने कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस प्रकार का एग्ज़ाम ले रहे हैं, मतलब वो सत्र परीक्षा है या वो हाफ ईयरली है या फिर एनुअल है या फिर हमारे क्लासरूम के कॉमन यूनिट टेस्ट या असेसमेंट टेस्ट है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, वो उसके उद्देश्य पर आधारित होगा। और उद्देश्य क्या है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उनका स्वरूप इस समय क्या है। तो अगर हम सत्र परीक्षा की बात करेंगे तो हमारे सामने अंकों की जो संख्या है, जो उसका हमारा विभाजन है, अगर हम अंक विभाजन की बात करें तो अंक विभाजन के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर में हम औसत और औसत से निम्न और औसत से ऊपर, इन तीनों ही कैटेगरी के बच्चों को ध्यान में रखकर किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर फॉर्म करें कि हमारी कक्षा अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, यानी हमारी कक्षा के ज़्यादातर बच्चे पास हो जाए। तो यहाँ ये उद्देश्य ध्यान में रखने वाली बात है सबसे पहले कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा है, कक्षा का स्तर कैसा है, हमारे यहाँ परीक्षा का उद्देश्य क्या है इस समय, और इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान रखने के बाद तब हम अपने क्वेश्चन पेपर की रणनीति बनाते हैं। तो जैसे अभी विनीत सर भी कह रहे थे कि जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि वो वैलिड हो, वैलिडिटी हो उसमें। वैलिड इन द सेंस कि जिस प्रकार से अगर हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो एक ड्यू डेट के बाद उसकी सेवा ख़त्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें तो वैलिड यानी वैध वो है जो एक पूरी प्रोसेस से निकल कर आया है और सभी ने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक, और दूसरा टर्म इसमें कि हमारे जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। अर्थात विश्वसनीय इन द सेंस कि वही जो वैलिडिटी के लिए हमने कहा कि पूरी प्रक्रिया के माध्यम से उनको चुना गया हो, उनको सटीक पाया गया हो, मापित किया गया हो और उसके बाद उसको स्वीकार किया गया हो। तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि हमने जो आइटम फॉर्मेशन है उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इन दो चीज़ों को देखें। तीसरी एक और चीज़ होती है एक्यूरेसी, कि जो प्रश्न हम चुन रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसकी लैंग्वेज इस प्रकार की हो कि बच्चे उसको देखकर या पढ़कर भ्रमित हो जाए। तो यहाँ पर है एक्यूरेसी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी भी आइटम को बनाने से पहले हमें ध्यान रखना होगा इस बात का भी कि हमारे जो आइटम्स हैं वो रिलायबल हो, वैलिड हो और साथ ही साथ वो एक्यूरेट भी हो। अब बात कर दी है हमने एक्यूरेटी की, तो एक्यूरेसी के बाद अगर हम बात करें तो हम फिर देखते हैं कि प्रश्नों का प्रकार हम कैसा रखें। तो यहाँ पर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का रेफरेंस भी ले लेते हैं कि जिस प्रकार से ब्लूम टैक्सोनॉमी का अगर आप पूरा विवरण पढ़ें तो उसमें यही दिया हुआ है कि किस प्रकार से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, समझ के स्तर से लेकर और अंत में क्रिएट यानी रचना करने के कौशल तक उनको लेकर जाया जाए। तो हमारे जो आइटम फॉर्मेशन है वो इस प्रकार का हो कि उसमें बच्चों की समझ विकसित करने वाले प्रश्न भी हो, बच्चों के ज्ञान को आकलित करने वाले प्रश्न भी हो, अनुप्रयोगात्मक भी हो और तर्कात्मक भी हो, भावात्मक भी हो। यानी हम ये प्रयास करें कि हम बच्चे के लगभग सभी डोमेन को विकसित करने के उद्देश्य से अपने आइटम्स को यानी अपने क्वेश्चंस को बनाएं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ, तो इट मे बी वेरी इजी फॉर यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम आइटम्स को बनाते समय, डेवलपमेंट करते समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें।
तो यहाँ स्क्रीन पर अगर अभी शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप देखेंगे पहले जैसे अभी हम बात करते हैं एमसीक्यू की, अभी विनीत सर ने एमसीक्यू पर प्रश्न छोड़ा था, इसलिए मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ही हम क्यों बनाते हैं, तो सर ने उसका एक कारण दिया कि क्योंकि इनको चेक करना बहुत सरल होता है। तो फॉर्मेटिव में अगर हम रचनात्मक आकलन में एमसीक्यूज ले रहे हैं तो वो तो बहुत सरल है हमारे टीचर्स के लिए, क्योंकि रचनात्मक आकलन अंकों पर आधारित आकलन नहीं है। वो टीचर अपने अनुसार क्लास में किसी भी विधा से ले सकता है, चाहे प्रश्न पूछे, चाहे बच्चे को समरी करने के लिए आगे खड़ा कर दे, या किसी और सही मिलान के रूप में दे दे, मतलब किसी भी प्रकार में दे दे। तो लेकिन अगर हम सुमेटिव की बात करें तो सुमेटिव में हमें बच्चों को अंक प्रदान करने हैं, क्योंकि हम किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर परीक्षा आयोजित करा रहे हैं। तो ऐसे में एमसीक्यू का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार करें, तो एमसीक्यू में आइटम कैसे लिए जाए, होल ऑफ एन एमसीक्यू इज कॉल्ड एन आइटम। जैसा हमने बताया भी आपको कि आप किसी भी एक क्वेश्चन को लेंगे तो दैट इज कॉल्ड आइटम। अब यहाँ सर ने कहा था कि मैं आपको स्टेम के बारे में बताऊं, तो स्टेम का जो रेफरेंस है वो एक, आप जानते हैं कि स्टेम मतलब पेड़ का तना। तो जिस तरह से पेड़ का तना है वो पौधे की जो जड़ है उसके साथ साथ उसके अपर पार्ट यानी उसकी शाखाओं को और पत्तियों को संयोजित करके रखता है, जोड़ कर रखता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि स्टेम आधार है किस चीज़ का, प्रश्नों के निर्माण का और उन पर दिए जाने वाले अंकों का। ठीक, तो यहाँ स्टेम का क्या तात्पर्य हो गया कि प्रश्न हम कैसे बनाएं जो बच्चे के सारे ही कौशल को ध्यान में रखकर निर्मित किए जाएं, यानी आधार क्या है कि बच्चे के अंदर समझ विकसित करना। ठीक, तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन का उदाहरण ले लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी प्रश्न हमने लिया कि हमने बच्चों से पूछा सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये आइटम हो गया। ठीक, यहाँ पर सर ने जिक्र भी किया डिस्क्रिप्टर का और डिस्ट्रैक्टर का, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने प्रश्न निर्धारित किया कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। उसके ऑप्शन दे दिए 7, 8, 9, 5, कुछ भी वॉटेवर, एक करेक्ट दे दिया और 3 हमने जो सही नहीं है वो दे दिए। तो जो सही वाले उत्तर नहीं है वो डिस्ट्रैक्टर है। डिस्ट्रैक्टर मतलब भटकाने वाले मार्ग से, यानी बच्चा उन ऐसे अंक दिए जाएं आसपास के कि 9 है तो हम 7, 8, 9 इस प्रकार की एक श्रृंखला दे दें उनको, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो सही आंसर को जज करने में अपने आप को थोड़ा सा समय लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ डिस्ट्रैक्टर क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद था कि डिस्क्रिप्टर कैसे हो। अब जैसा भी सर ने कहा था कि हम जो डिस्ट्रैक्टर निर्धारित कर रहे हैं बच्चे को सही उत्तर के अलावा जो अन्य ऑप्शन दे रहे हैं उस प्रत्येक ऑप्शन के लिए भी हमें पूरा संरचना देखनी पड़ेगी कि वो जो डिस्क्रिप्टर हम देंगे तो वो किस आधार पे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं और हमने एक अंक सही लिख दिया जो उसका आंसर है 9 और एक और लिख दिया 8, बाकी का हमने कुछ लिख दिया वाक्य ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्टर होते हैं वर्णनात्मक, यानी उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा हो कि अगर एक डिजिट के फॉर्म में दिया गया, अंक के रूप में दिया गया है डिस्ट्रैक्टर, तो बाकी डिस्ट्रैक्टर भी अंक के रूप में ही डिस्क्राइब किए जाए, तो ये डिस्क्रिप्टर होता है। इसी के साथ साथ ये कि लीड इन स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट आपका कैसा हो। स्टेटमेंट आपका ऐसा हो कि बच्चे की वो लीड करने वाला हो। कहाँ लीड करने वाला हो, बच्चे को सोचने की ओर, कि बच्चा उस चीज़ को देख सके, सोच सके, समझ सके, उसके पास पूरा कारण हो। ठीक है, कि जिस प्रकार से अगर हम कहें कि किसी वस्तु, स्थान अथवा डैश के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ हमने किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के बाद हमने डैश लगा दिया। अब उस डैश में क्या आएगा, हमने लिख दिया भाव, भावना, भंगिमा। तो अब क्या हुआ, भाव 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 शब्द से ही ये तीनों ही शब्द आरंभ हो रहे हैं, तो ये क्या है, भंगिमा और जो हमने भावना ये शब्द लिया, ये डिस्ट्रैक्टर हो गए कि बच्चे को ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे मूल उसके उद्देश्य से, और सही उत्तर हो गया हमारा भाव। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि हमारे जो डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए वो हमारे कीवर्ड क्या है, भाव, जो सही उत्तर है, हमारे कीवर्ड की तरफ बच्चों को लीड करने वाले होने चाहिए।
कि बच्चा उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ करके उन सारे शब्दों को समझ ले, उनके शब्दों के अर्थ की भिन्नता को जान ले और उस भिन्नता के आधार पर वो अपने सही उत्तर को चुन सके। तो इनके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कुछ प्रश्न हम ऐसे निर्मित कर देते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एप्टीट्यूड टेस्ट की, कि इसमें क्या है कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार उत्तर देता है कि मान लीजिए कि मेरा यह सर्वोत्तम प्रिय खेल है, कि मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय खेल यह है और ऑप्शन में हमने दे दिया। अब यहाँ अगर मैंने अपना प्रिय खेल हॉकी दिखाया तो हो सकता है किसी और बच्चे का प्रिय खेल क्रिकेट हो। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी जो स्वयं की खोज, सेल्फ एक्सप्लोरिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ऑल्टरनेट हमेशा ऐसे चूज करने चाहिए जो हमारे MCQ यानी हमारे प्रश्न को और भी क्लियर कर दें। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम उपयुक्त में से कोई नहीं, या आपका सर्वोत्तम जो भी है आप उस पर टिक करिए, तो बच्चा उसमें क्या करेगा, कैटेगराइजेशन करेगा कि हालांकि उसकी चॉइस अगर क्रिकेट है और क्रिकेट का ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया तो वो बाकी के जो चॉइस दिए गए हैं उनमें से अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगा। तो इस तरह से किसी एक क्वेश्चन को बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि MCQ अगर हम बना रहे हैं तो हमारा आइटम यानी क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा हो, उस क्वेश्चन को बनाते समय हम और किस प्रकार से उस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को के अंदर और कौन सा कौशल विकसित कर सकते हैं, हम इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ हम की फैक्टर पर भी ध्यान रखें कि हमारा सही उत्तर क्या है और हमारे जो डिस्ट्रैक्टर हैं, जो उस सही उत्तर के अलावा अन्य ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस पर भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस क्या है अभी मैं बताऊंगी। तो उस पूरी प्रोसेस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पूरी प्रोसेस के माध्यम से ही किसी एक आइटम की वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को, एक्यूरेसी को, इन सब चीज़ों को जांच कर तब किसी क्वेश्चन का निर्धारण करें। कि आपने देखा आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें पलट कर देखते हैं कि ये सही है, नहीं ये नहीं, ये सही है, तो आप खुद ही प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस प्रकार से MCQ हमें बनाने चाहिए और उसको बनाते समय हमें स्टैम्प का निर्धारण कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रैक्टर कैसे होने चाहिए। डिस्ट्रैक्टर ऐसे हों जो बच्चे को सही उत्तर को चुनने के लिए स्वतंत्र कर दें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अंक में 6 लिख दिया और फिर मैंने शब्दों में उसको 5 लिख दिया, तो ये प्रॉपर ऑर्डर, हमारा ऑर्डर ठीक नहीं होगा। ऑल्टरनेट भी हमारे ऐसे हो जो बच्चा अपने एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने हॉबी के अकॉर्डिंग उनके आंसर को दे सके। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात कर रही थी मैं, और एक पूरे प्रोसेस की बात कर रही थी। सर ने ब्लूप्रिंट का भी नाम लिया था। तो ब्लूप्रिंट के बारे में हमने कल भी बताया था कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें कितने अंक के किस प्रकार के प्रश्न रखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, हम खंड में बांट देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को कि खंड 1 में दीर्घ उत्तरीय हो गए, खंड 2 में लघु, खंड 3 में अति लघु और खंड 4 में बाकी सारे टाइप्स, चाहे वो मैचिंग हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो। तो जो ये खंड बट गए, ठीक है, इन खंडों का निर्धारण हम किस प्रकार करें। तो ये एक पूरी प्रक्रिया हुई कि पहले हमने खंड बांटे, फिर हर खंड में हम किस प्रकार का प्रश्न रखेंगे, ये भी उस प्रक्रिया का अंश हो गया। फिर उस प्रश्न के लिए हम कितने अंक निर्धारित करेंगे, ये भी पूरी प्रक्रिया हो गई। यानी एक पूरे प्रोसेस से गुजरकर ही एक क्वेश्चन एक टीचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो अब ये बात आती है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की मैं बात कर रही थी आपसे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही है कि हमारे 3 मेन डोमेन्स होते हैं। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक, तो इसमें ये है कि हमें कौन से डोमेन को, यानी हमारे क्वेश्चन पेपर जो हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, बच्चे के किस पक्ष का विकास आकलित करना है। कि क्या हमें उसका कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष जांचना है। तो अगर संज्ञानात्मक पक्ष जांचना है, ज्ञान का आकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट ऐसा रखेंगे कि बच्चा डिस्क्रिप्टिव यानी विवरण देने वाले लॉन्ग या लघु प्रश्नों का उत्तर दे। अगर हमारा उद्देश्य अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक कौशल को जांचना है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स या रीऑर्डरिंग मतलब क्रम लगाना दोबारा से, या पैटर्न खोजना, इस तरह के प्रश्न देंगे। और अगर हमें साइकोमोटर स्किल के बारे में बात करनी है तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत अच्छा टूल है।
तो इसके माध्यम से हम ऐसे आइटम्स डिज़ाइन करेंगे जिन आइटम्स को लेकर हम बच्चों के को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनके पूरे डेवलपमेंट को देख सकें। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन उठता है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को कितने अंक निर्धारित करके तब प्रश्न पत्र का निर्माण करें। तो यहाँ एक मैं स्लाइड दे रही हूँ आपके सामने, हाउ टू डिज़ाइन एन आइटम, कि जैसे हमने कहा कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या ये हमारी वार्षिक परीक्षा है जिसको लेने के बाद हम अंक दे देंगे और ये प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, या ये हमारी सत्र परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा है जिसका उद्देश्य है कि बच्चे जहाँ रुके हैं जिस पॉइंट पर उससे आगे उनको सिखाया जाए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि कॉग्निटिव क्वेश्चन है तो हम प्रश्न पत्र में 20% ऐसे प्रश्न रखेंगे जो बच्चे के कॉग्निटिव यानी उसके संज्ञानात्मक या उसके ज्ञानात्मक कौशल का आकलन करें, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में औसत और औसत से कम जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जो इंटेलिजेंट हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, एक्सीलेंट हैं, वो उनका रेशियो कम होता है। तो अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस पर हमें 30 मार्क्स अलॉट करने चाहिए। ये सिर्फ एक ओवरऑल रेशियो है, आप जो जितने भी मार्क का आपका प्रश्न पत्र है उसके अनुपात में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ की अफेक्टिव डोमेन पर आप 30% का देंगे। साइकोमोटर स्किल अगर आपको बच्चे की चेक करनी है तो आप उसके 20 मार्क्स अलॉट करेंगे उसको आउट ऑफ 100। और अगर एप्लीकेटिव है, अनुप्रयोगात्मक है, कि आपको ये देखना है कि बच्चों को जो हमने सिखाया, जितना सिखाया, क्या उस प्रक्रिया में उसने उन सब चीज़ों को ग्रहण किया, क्या वो प्रयोग कर सकता है उनको। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एप्लीकेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनका जो अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स होगा। साथ में कुछ बच्चों में तर्क शक्ति, वाद विवाद की क्षमता, संभाषण का कौशल, ये बहुत होते हैं। तो ये रचनात्मक कौशल है, इसके लिए हम 10 मार्क्स रखते हैं, क्योंकि ये हमें रेयर देखने को मिलता है और जिन बच्चों में देखने को मिलता है टीचर्स और प्रमोट करती हैं उनको कि वो और अच्छा कर पाएँ। तो ये हमारे सामने था कि हम एक आइटम को कैसे डिज़ाइन करें, एक पूरी प्रक्रिया से उसको चेक करें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, एक्यूरेसी और इम्प्लीमेंटेशन और उसका पूरा जो प्रोसेस है उसकी पूरी समीक्षा, वो सब चीज़ें हम आधार बना करके तब क्वेश्चन का डिज़ाइन करें। और क्वेश्चन का डिज़ाइन करने में क्या रेशियो रखना है, मैं दोबारा फिर इस बात को दोहराऊंगी कि ये उद्देश्य पर निर्भर करता है कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है और वो परीक्षा का प्रकार भी कैसा है। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे कि मैकेनिज्म कैसा हो या किसी आइटम के गुण किस किस प्रकार के होते हैं। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं